इतिहास हमें अक्सर शाही महलों की कहानियां सुनाता है। वो हमें बताता है कि राज्याभिषेक कैसे होते हैं, वेदों के मंत्र गूंजते हैं, पवित्र नदियों का जल प्रवाहित किया जाता है, रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं और सोने के सिंहासन पर बैठकर एक राजा मुकुट पहनता है। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जो इन सारी परिभाषाओं को जलाकर राख कर दे। एक ऐसा राज्याभिषेक जहां कोई मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा, जहां हवा में चंदन की खुशबू नहीं बल्कि कटे हुए अंगों, ताजे रक्त और पसीने की गंध है, जहां सिंहासन सोने का नहीं बल्कि एक मृत हाथी की पीठ पर रखा हुआ काठ का हौदा है, और जहां राजा को नहलाने के लिए गंगाजल नहीं बल्कि उसके अपने सगे भाई का गर्म रक्त मौजूद है। यह दृश्य किसी काल्पनिक फिल्म का नहीं है, यह भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे स्याही से नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि से लिखा गया था। मैदान का नाम था कोप्पम, नदी थी कृष्णा, और वो साम्राज्य जो उस दिन समाप्त होने की कगार पर था वो था चोल साम्राज्य। युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक हाथी स्थित है, उस पर सवार महावत मर चुका है। हौदे के अंदर एक शरीर है, राजाधिराज चोल का शरीर। उनके सीने में दर्जनों तीर धंसे हैं, उनकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है। एक सम्राट जिसने खुद को अश्वमेध विजेता घोषित किया था अब बेजान है। युद्ध का प्राचीन नियम कहता है कि राजा गिरा तो युद्ध समाप्त। जैसे ही राजा की आंखें बंद होती हैं, सेना हथियार रख देती है। सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं। यह एक अलिखित समझौता है जो सदियों से चला आ रहा है, और उस दिन भी चोल सेना यही कर रही थी। 80,000 सैनिक अपनी पीठ दिखाकर भाग रहे थे। दुश्मन सेना जश्न मना रही थी। लेकिन तभी उस अराजकता के बीच प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसने समय को रोक दिया। भागते हुए जनसमूह के बीच से एक दूसरा साया उभरा। उसने भागने के बजाय उस मृत राजा के हाथी की तरफ जाना शुरू किया। तीरों की बारिश के बीच वो उस हाथी पर सवार हुआ। उसने अपने भाई के शरीर को एक तरफ खिसकाया। उसने रक्त से सना हुआ वो मुकुट उठाया जिसे पहनने वाला अब इस दुनिया में नहीं था, और ठीक वहीं युद्ध के बीचों बीच दुश्मनों की तलवारों की छांव में उसने वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया। उसने चीखकर अपनी भागती हुई सेना से कहा कि रुको, तुम्हारा राजा मरा नहीं है, तुम्हारा राजा अभी पैदा हुआ है। और उस एक पल ने हार को जीत में नहीं बल्कि एक ऐसे नरसंहार में बदल दिया जिसे आने वाली 7 पीढ़ियों तक चालुक्य साम्राज्य नहीं भूल पाया। आखिर कौन था वो राजा जिसने मृत्यु की गोद से विजय छीन ली? वो क्या वजह थी कि चोल और चालुक्य एक दूसरे के रक्त के इतने प्यासे हो गए थे कि उन्होंने युद्ध के सारे नियम भंग कर दिए? और कोप्पम के उस मैदान में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे इतिहासकार मध्यकालीन भारत का सबसे खूनी दिन मानते हैं? आज इतिहास के पन्ने में हम उस धूल भरी आंधी में चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक विश्वासघात ने एक साधारण राजकुमार को एक राक्षस बना दिया। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत किसी जीत पर नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी स्तंभ पर होता है जिसकी नींव में दुश्मनों की खोपड़ियां दबी हैं। यह कहानी है राजेंद्र चोल द्वितीय के प्रतिशोध की। जब भी हम चोल साम्राज्य का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक बहुत ही सुंदर और सभ्य तस्वीर उभरती है। हमें स्कूलों में सिखाया गया है कि चोल मंदिर निर्माता थे, राजा चोल, और उनके बेटे राजेंद्र चोल, वो महान शासक जिन्होंने तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, वो जिन्होंने अपनी नौसेना को समंदर पार भेजा और इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इतिहास की किताबों में चोलों को कला के संरक्षक, व्यापार के राजा और प्रशासन के उस्ताद के रूप में दिखाया गया है, और यह सब सच है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। यह सिक्के का सिर्फ वो पहलू है जो रोशनी में चमक रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू अंधेरे में है, और वो पहलू खुरदुरा है, भयानक है और रक्त रंजित है। इतिहासकार ये तो बताते हैं कि चोलों ने कावेरी के जल को नियंत्रित किया, लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का जल कितनी बार चोलों की तलवारों से लाल हुआ। हमें लगता है कि उस समय के राजा धर्म युद्ध करते थे, कि वो सूरज ढलने के बाद हथियार रख देते थे, कि वो निहत्थों पर वार नहीं करते थे। यह एक बहुत ही रोमांटिक विचार है, लेकिन अगर यह सच है तो फिर कर्नाटक के हॉट टूर और कोप्पम में मिले उन शिलालेखों का हम क्या करें? उन पत्थरों पर चोल राजाओं ने खुद लिखवाया है कि हमने चालुक्य रानियों के आभूषण छीन लिए, हमने उनके बालों को पकड़कर घसीटा,
हमने उनकी राजधानियों को जलाकर राख कर दिया और वहां गधों से हल चलवाया। सुनने में अजीब लगता है ना? वो चोल जो भगवान शिव के परम भक्त थे, वो युद्ध के मैदान में इतने क्रूर कैसे हो सकते थे? इस पहेली को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीति को समझना होगा। भारत का दक्षिण हिस्सा दो विशाल शक्तियों में बंटा हुआ था। एक तरफ तमिलनाडु में स्थित चोल और दूसरी तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र के पठार पर राज करने वाले पश्चिमी चालुक्य। इन दोनों के बीच कोई छोटी मोटी सीमा विवाद नहीं था। यह नफरत पीढ़ियों पुरानी थी। यह नफरत थी वेंगी के उपजाऊ इलाके पर कब्जा करने की। साल 1052 ईस्वी चोल गद्दी पर स्थित थे राजाधिराज चोल। यह कोई आम राजा नहीं थे, यह राजेंद्र चोल महान के बेटे थे। इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई युद्ध किए थे। इनका टाइटल था जमकोंडा यानी विजेता। राजाधिराज को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरी तरफ था चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर कोई कमजोर राजा नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। उसे आहवमल्ल कहा जाता था। उसने कई बार चोलों से मार खाई थी। उसकी राजधानी कल्याणी को चोलों ने पहले भी लूटा था। उसके दिल में बदले की अग्नि जल रही थी। सोमेश्वर जानता था कि सीधी जंग में चोल सेना को हराना मुश्किल है। चोलों की पैदल सेना और उनके हाथी एशिया में सबसे बेहतरीन थे। इसलिए सोमेश्वर ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। एक ऐसा जाल जो वीरता से नहीं बल्कि धोखे से जीता जाए। उसने चोल सेना को अपने इलाके में कोप्पम नामक जगह पर युद्ध के लिए उकसाया। कोप्पम कृष्णा नदी के किनारे एक ऐसी जगह थी जो दलदली थी, अनजान थी और चोलों की राजधानी से हजारों मील दूर थी। इतिहासकार मानते थे कि राजाधिराज चोल इतने अनुभवी थे कि वो इस चाल को समझ जाएंगे, लेकिन अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। राजाधिराज ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना जुटाई, अपने छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय को साथ लिया और उत्तर की ओर कूच कर दिया। उन्हें लगा था कि यह एक और आसान जीत होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपनी कब्र में कदम रखने जा रहे हैं। मई का महीना, साल 1054 ईस्वी। कृष्णा नदी के किनारे कोप्पम का मैदान तप रहा था। एक तरफ चोलों की सेना स्थित थी, 80,000 से ज्यादा सैनिक, हजारों हाथी। दूसरी तरफ सोमेश्वर की चालुक्य सेना। राजाधिराज चोल ने अपनी सेना को पारंपरिक तरीके से जमाया था। सबसे आगे हाथी, उनके पीछे पैदल सेना और किनारों पर घुड़सवार। वो खुद हमेशा की तरह सबसे आगे थे, एक विशाल हाथी पर सवार, सोने के कवच में चमकते हुए। यह चोल राजाओं की परंपरा थी, आगे रहकर नेतृत्व करना। यह वीरता की निशानी थी, लेकिन सोमेश्वर के लिए यह एक आसान निशाना था। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चोलों ने सोचा था। चोलों की अग्रिम पंक्ति ने चालुक्यों की रक्षा पंक्ति को भेद दिया। चोलों के वेलाइकर सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह चालुक्य सेना पर टूट गए। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि चोल जीत जाएंगे। चालुक्य सेना पीछे हटकी रही थी, लेकिन यह पीछे हटना सोमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उसने अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे खींचकर चोलों को नदी के किनारे दलदली जमीन की तरफ बुलाया, और जैसे ही चोल हाथी उस गीली मिट्टी में धीमे हुए, सोमेश्वर ने अपना आखिरी दांव चल दिया। सोमेश्वर ने अपनी मुख्य सेना से अलग एक विशेष टुकड़ी तैयार की थी, धनुर्धारियों की एक एलीट फोर्स। उनका काम युद्ध करना नहीं था, उनका काम सैनिकों को मारना नहीं था, उनका सिर्फ एक ही काम था, राजा को गिराना। जैसे ही राजाधिराज का हाथी थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी सुरक्षा घेरे से अलग हुआ, पेड़ों और घनी वनस्पतियों में छिपे इन निशानेबाजों ने अपनी स्थिति ले ली। अचानक हवा में एक सनसनाती हुई आवाज आई। एक साथ कई 100 तीर राजाधिराज के हाथी की तरफ आए। अंगरक्षकों ने ढालें उठाईं, लेकिन वो तीरों की उस बौछार को रोक नहीं पाए। महावत को पहला तीर लगा और वो नीचे गिर गया। हाथी बेकाबू हो गया। राजाधिराज ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने खुद कमान संभाली। वो अपने भाले से दुश्मनों को दूर रख रहे थे, लेकिन सोमेश्वर ने अपने सबसे वफादार सेनापति गुंडैया को भेजा। गुंडैया ने पैदल सैनिकों के एक समूह के साथ हाथी को घेर लिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक अकेला हाथी दुश्मनों के समुद्र में घिरा हुआ है। राजाधिराज ऊपर से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नीचे से भाले ऊपर फेंके जा रहे हैं। तभी एक तीर, जिसे शायद किसी बहुत ही कुशल निशानेबाज ने भेजा था,
वो सीधे राजाधिराज के कवच की संधि को चीरता हुआ उनके सीने में जा धंसा। दर्द की एक लहर उठी, लेकिन राजाधिराज गिरे नहीं। वो चोल थे, उन्होंने तीर को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक और वार हुआ। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उस क्षण चालुक्य सैनिकों ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने घायल राजा पर पत्थरों और भालों की बारिश कर दी। अंत में एक घातक प्रहार ने राजाधिराज को हौदे के अंदर गिरा दिया। चोल सम्राट युद्ध के मैदान की धूल में मिल गए। एक राजा की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, वो एक विचार की मौत होती है। वो उस विश्वास की मौत होती है जो 80,000 सैनिकों को एक साथ बांधे रखता है। जैसे ही राजाधिराज का हाथी खाली हुआ, जैसे ही चोल ध्वज झुका, मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर शोर मचा कि राजा मर गए। यह खबर आग की तरह फैली। जो चोल सैनिक कुछ पल पहले जीत रहे थे, उनका मनोबल कांच के गिलास की तरह चकनाचूर हो गया। नेतृत्व की शून्यता पैदा हो गई। सैनिकों ने सोचा कि जब जमकोंडा जैसा महान योद्धा नहीं बचा तो हम क्या चीजें। भगदड़ मच गई। यह कोई रणनीतिक वापसी नहीं थी, यह डर था। सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे। हाथी पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। चालुक्य सेना, जो अब तक रक्षात्मक थी, अब शिकारी बन गई। सोमेश्वर ने अपनी पूरी रिजर्व फोर्स को आदेश दिया कि उन्हें जाने मत दो। आज चोल वंश का अंत होना चाहिए। सबको मार डालो। कृष्णा नदी का जल लाल होने लगा। लाशों के ढेर लगने लगे। सोमेश्वर अपनी बालकनी से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने सोचा कि उसने इतिहास बदल दिया है, उसने अजेय चोलों को हरा दिया है। लेकिन सोमेश्वर एक गलती कर गया। उसने राजाधिराज को तो मार दिया था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर रिजर्व फोर्स के साथ कौन स्थित था। वहां स्थित था राजेंद्र चोल द्वितीय, राजाधिराज का छोटा भाई। जरा उस भाई की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। उसने अपनी आंखों के सामने अपने विशाल भाई, अपने पिता तुल्य राजा को मरते हुए देखा है। उसने अपनी सेना को कायरों की तरह भागते हुए देखा है। उस पल राजेंद्र के पास दो रास्ते थे। पहला, वो भी भाग जाए, अपनी बची हुई सेना को लेकर तंजावुर लौट जाए, वहां खुद को राजा घोषित करे और फिर कभी बाद में बदला लेने की सोचे। यह सबसे सुरक्षित और लॉजिकल रास्ता था। लेकिन राजेंद्र ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने मृत्यु के मुख में जाने का फैसला किया। राजेंद्र ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में वो अग्नि थी जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। उसने अपने सेनापतियों की तरफ देखा जो भागने की तैयारी कर रहे थे। उसने कड़कड़ाती आवाज में कहा कि आज कोई घर नहीं जाएगा, या तो हम जीतेंगे या हम यहीं मरेंगे। उसने अपने अश्व को ऐड लगाई और सीधे उस दिशा में दौड़ा दिया जहां मौत तांडव कर रही थी। यह इतिहास का वो मोड़ था जिसे कोई पटकथा लेखक भी नहीं लिख सकता। राजेंद्र द्वितीय अपने अश्व से उतरे और सीधे उस हाथी की तरफ बढ़े जिस पर उनके भाई का शव रखा था। चालुक्य सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए, लेकिन राजेंद्र उस समय इंसान नहीं, काल बन चुके थे। उन्होंने एक एक करके दुश्मनों को काटा और हाथी पर सवार हो गए। वहां हौदे के अंदर रक्त और मांस के लोथड़ों के बीच उन्होंने अपने भाई के शरीर को अंतिम प्रणाम किया और फिर वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने युद्ध को नहीं रोका, उन्होंने शोक सभा नहीं बुलाई। उन्होंने अपने भाई के सिर से वो मुकुट उतारा जो अभी भी गर्म रक्त से गीला था, और भरी रणभूमि में बरसते तीरों के बीच उन्होंने वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने अपनी सेना को ललकारा कि चोल वीरों, देखो, तुम्हारा राजा अभी भी हाथी पर सवार है। चोलों का सूर्य अस्त नहीं हुआ है। क्या तुम अपने राजा को अकेला त्याग कर भागोगे? क्या तुम अपनी औरतों को जाकर मुंह दिखा पाओगे? यह आवाज, यह दृश्य, इसने जादू कर दिया। भागते हुए सैनिक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हाथी पर चोल ध्वज अभी भी लहरा रहा था, मुकुट अभी भी चमक रहा था। उन्हें लगा कि चमत्कार हो गया है। आत्मग्लानि और क्रोध का एक ऐसा मिश्रण उनके अंदर उबल गया कि डर कहीं गायब हो गया। सेना वापस मुड़ी, और इस बार यह सेना नहीं थी, यह एक सुनामी थी। चालुक्य सेना, जो लूटपाट और जश्न में व्यस्त थी, वो इस पलटवार के लिए तैयार नहीं थी। राजेंद्र द्वितीय ने हाथी को दुश्मन की व्यूहरचना के केंद्र में डाल दिया। अब वो बचाव नहीं कर रहे थे, वो संहार कर रहे थे। इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि राजेंद्र ने उस दिन ऐसा युद्ध किया कि चालुक्य सेना को लगा कि साक्षात मृत्यु उनके पीछे लग गई है। शाम होते होते
कोप्पम की बाजी पलट चुकी थी। सोमेश्वर, जो सुबह विजेता था, अब अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके हाथी, उसके अश्व, उसकी रानियां, उसका धन, सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन राजेंद्र द्वितीय का गुस्सा सिर्फ युद्ध जीतने से शांत नहीं होने वाला था। भाई की मौत का बदला सिर्फ जीत नहीं हो सकती थी, उन्हें प्रतिशोध चाहिए था। ऐसा प्रतिशोध जो इतिहास याद रखे। उन्होंने भागते हुए सोमेश्वर का पीछा नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने कोल्हापुर शहर को हमेशा के लिए एक डरावनी याद दे दी। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन तांडव अभी शुरू होना बाकी था। अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो आपको असहज कर सकता है। युद्ध के नियम कहते हैं कि भागते हुए दुश्मन को मुक्त कर दो, लेकिन राजेंद्र द्वितीय ने उन नियमों को कोप्पम की मिट्टी में दफना दिया था। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोल्हापुर की तरफ चलो। कोल्हापुर पहुंचकर उन्होंने जो किया वो शिलालेखों में विस्तार से लिखा है। राजेंद्र द्वितीय ने कोल्हापुर शहर को जला दिया, लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। असली बात तो वो विजय स्तंभ है जिसे उन्होंने वहां स्थापित किया। आमतौर पर विजय स्तंभ पत्थर या ईंटों के बनते हैं, लेकिन किंवदंतियां और कुछ अस्पष्ट स्रोत इशारा करते हैं कि राजेंद्र द्वितीय ने अपने दुश्मनों के डर को ही अपना स्तंभ बना लिया। उन्होंने सोमेश्वर के छोटे भाई जयसिंह और अन्य सेनापतियों को पकड़ लिया। चालुक्य सेनापतियों को सरेआम अपमानित किया गया। एक ऐतिहासिक विवरण के अनुसार राजेंद्र ने कोल्हापुर में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। पहला युद्ध के मैदान में रक्त के बीच, और दूसरा दुश्मन की राजधानी में उनकी छाती पर पैर रखकर उन्होंने खुद को राजेंद्र देव की उपाधि दी। उन्होंने सोमेश्वर की रानियों और खजाने को तंजावुर भेज दिया, ठीक वैसे ही जैसे चालुक्यों ने कभी चोलों के साथ करने की कोशिश की थी। यहां एक सवाल उठता है, राजेंद्र द्वितीय ने इतना हिंसक रूप क्यों अपनाया? क्या यह सिर्फ भाई का बदला था, या यह एक बहुत गहरी राजनीतिक चाल थी? आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि राजेंद्र द्वितीय का यह कदम भावनात्मक कम और रणनीतिक ज्यादा था। सोचिए, राजाधिराज के अपने बेटे थे, तंजावुर में गद्दी के कई दावेदार थे। अगर राजेंद्र एक सामान्य जीत के साथ वापस लौटते तो शायद गृह युद्ध हो जाता, लेकिन युद्ध के मैदान में मुकुट पहनकर और फिर दुश्मन को इतनी बुरी तरह कुचलकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि शक्ति उनके पास है। उन्होंने अपने भाई की मौत का इस्तेमाल अपनी गद्दी पक्की करने के लिए किया। उन्होंने अपने दुश्मनों के मन में इतना खौफ भर दिया कि अगले कई सालों तक सोमेश्वर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोप्पम का युद्ध इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक अध्ययन है। यह हमें बताता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है, तब एक इंसान के अंदर क्या जागता है। राजाधिराज चोल ने हमें सिखाया कि एक राजा को निडर होना चाहिए, लेकिन कभी लापरवाह नहीं। उनका अहंकार उनकी मौत बना। लेकिन राजेंद्र चोल द्वितीय ने हमें सिखाया कि अवसर सबसे भयानक परिस्थितियों में भी मिल सकता है। उन्होंने एक हार को, एक आपदा को अपने वंश की सबसे विशाल जीत में बदल दिया। अगर उस दिन राजेंद्र भाग जाते तो शायद चोल साम्राज्य का पतन 1054 में ही शुरू हो जाता। भारत का इतिहास अलग होता, लेकिन उनके उस एक फैसले ने चोल साम्राज्य को अगले 200 सालों के लिए जीवन दान दे दिया। कोप्पम की मिट्टी आज भी लाल है, शायद वहां बह रक्त की वजह से नहीं, बल्कि उस अग्नि की याद में जो उस दिन एक भाई के दिल में जली थी। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कोप्पम का युद्ध हमें सिखाता है कि जो होता है उसे हम अपनी इच्छा शक्ति से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कोप्पम के महायुद्ध और राजेंद्र चोल के उस अविश्वसनीय राज्याभिषेक की कहानी। आपको इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कौन सी लगी? चालुक्यों द्वारा राजा को विशेष रूप से निशाना बनाने वाली रणनीति, या राजेंद्र द्वितीय का मृत भाई का मुकुट पहनकर युद्ध को पलटना? क्या राजेंद्र द्वितीय का कोल्हापुर में किया गया व्यवहार सही था, या उन्होंने क्रूरता की हद पार कर दी थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के इतिहास में ऐसे हजारों पन्ने हैं जो अभी भी धूल में दबे हैं। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला पन्ना पलटें तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए
इतिहास से सीखिए और वर्तमान को बदलिए। जय हिंद।